व्यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही कोको केयर्स एक कंपनी है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू में डील करती है। इसको लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, बहुत बड़ा इशू हो गया था जब इसके फाउंडर जो है उनने ये कह दिया था कि इन लोग ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था अपने जो इनके यूजर्स थे उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। लोगों को लग रहा था कि वो किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू के लिए, लेकिन उनका जो रिप्लाई है वो कर रहा था ये चैट जीपीटी 3। हालांकि बाद में इस कंपनी के जो को फाउंडर है उनने ये क्लियर कर दिया है कि लोग जो है वो डायरेक्टली चैट नहीं कर रहे थे चैट जीपीटी से, बल्कि हमारे जो कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव थे वो हेल्प ले रहे थे, यानी उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा था ये चैट जीपीटी लोगों को रिप्लाई करने में। इसके अलावा एक नया इशू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक मेन इशू बनता जा रहा है। यूएसए में क्या देखा जा रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे, और सिर्फ यूएसए में नहीं बाकी कंट्रीज में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसके अलावा राइटर हो गया, लिरिसिस्ट हो गया, इवन कि लॉयर हो गया, कंटेंट राइटर्स हो गए, इन सब की जो जॉब्स है वो आज के टाइम में ऐसी बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है इस चैट जीपीटी की वजह से। हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कॉर्सेरा के सीईओ जो हैं जेफ मैगिनोकाल्डा, उनने ये कहा है कि चैट जीपीटी जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से वो 45 दिन से ठीक से सो नहीं पाए। और भी बहुत से ऐसे इशू हैं, बहुत से सवाल हो रहे हैं, बहुत से डिबेट हो रहे हैं इस चीज पे। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ये जो है ये फ्यूचर है हम लोग का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सच्चाई है इसमें, ये फ्यूचर है हम लोग का या फिर ये डिस्ट्रक्शन है हम लोग का, और आखिर ये जो चैट जीपीटी है ये है क्या, क्यों इसे गूगल का बाप कहा जा रहा है, और आखिर क्या सच्चाई है इसमें। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सब लोगों ने कभी ना कभी तो जोमेटो से जो खाना है वो ऑर्डर किया होगा, जोमेटो से या फिर किसी और ऐप से अपना खाना ऑर्डर किया होगा, जिसमें होता क्या है कि अगर आप लोग को खाने मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो, वहां पर चैट का ऑप्शन दिया होता है, उस चैट के ऑप्शन पे जाते हो, वहां पर अपना जो इशू है वो बताते हो और उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है। अगर आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है इन रिप्लाई से तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव से बात कराता है फोन पे या फिर चैट के थ्रू। तो इससे पहले किसी पर्सन से बात करने से पहले आप जिससे चैट कर रहे होते हैं उसका रिप्लाई जो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बॉट के थ्रू। इस चीज को कहते हैं चैट बोट, यानी कि जिसमें जो रिप्लाई है वो कोई पर्सन नहीं दे रहा, बॉट जो है वो रिप्लाई दे रहा है, उसको कहा जाता है चैट बोट। इसी तरीके का एक चैट बोट है चैट जीपीटी, जो कि नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया है। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जब ये बाकी चैटबॉट की तरह ही एक चैटबॉट है तो इसने क्यों इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं, क्यों जो है हर जगह इसी की बात हो रही है। कुछ लोग इसे हॉरर कह रहे हैं, कुछ लोग इसे फ्यूचर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अब इसके बाद हम लोग एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल बात क्या है ना कि ये जो चैटबॉट है ये बाकी चैटबॉट की तरह नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। ये केवल आप लोग को ये नहीं बताएगा कि आपका जो डिलीवरी बॉय है वो आपका खाना लेके कहाँ तक पहुंचा है, ये उन सब सवालों के जवाब देने में कैपेबल है। वो सब काम जो कि एक नॉर्मल चैटबॉट कर सकता है वो करने के अलावा ये बहुत ज्यादा एडवांस है उन सब से। तो ये आप लोग को वो चीज भी करके दे सकता है जो पहले से जिसके बारे में कुछ भी नहीं जाना गया। जैसा कि आपने इसको बोला कि मेरे को कोई नया गाना लिख के दो, तो ये आप लोग को नया सॉन्ग लिख के दे देगा। आपने अपने होमवर्क का कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया कि ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो लिख के दे देगा। ऐसे कोई लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको बोल दोगे, ये आप लोग को ऐसे लिख के दे देगा। कोई शायरी, कुछ भी, इवन की प्रोग्रामिंग कोड तक लिखा जा सकता है इसके थ्रू। सिंपली अगर बोलूं तो आपके हर सवाल का जवाब है इसके पास, और उसके बाद अगर आप लोग उससे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हो तो उसका भी जो नेक्स्ट जवाब है वो देगा। ये एक तरीके से बहुत हद तक आयरन मैन में जो जार्विस टाइप का था उसी तरीके का ये टूल है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे एक पर्सन ने इस चैटबॉट को कहा कि मुझे लीव लिख के दो कल के लिए ऑफिस की, और ऐसा लगे कि शशि थरूर जी ने वो लीव लिखी है। तो इसका रिप्लाई इसने क्या दिया यहाँ देख सकते हैं आप लोग। As I sit here staring at the clock ticking away in the obdurate manner, I am filled with a sense of trepidation। इतने ज्यादा ये जो इंग्लिश वर्ड है आप लोग देख सकते हो, मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा ये। इस तरीके से इस टूल ने ये पूरा जो लीव है वो लिख के दिया, और जिसके बाद इस चीज पे शशि थरूर जो है वो भी हंस रहे हैं। उनका अपना जो ट्विटर रिप्लाई है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इतना ज्यादा कैपेबल है ये चैटबॉट। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पढ़ रहा था तो मुझे ठीक ऐसा ही फीलिंग आ रही थी कि ये जो शशि थरूर है ये खड़े होकर खुद
खुद मेरे कान में बोल रहे हैं ये सब। इससे पूरा होमवर्क भी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, करवाया जा सकता है। यूएसए में ऐसा देखा भी गया है, कई जो स्कूल्स हैं उसके बच्चों को एस्से लिखने के लिए दिया था उनके प्रोफेसर ने, जिसके बाद उन्हें अपना पूरा एस्से जो है इसी के थ्रू लिख रहा है। और जब प्रोफेसर ने उसको चेक किया तो उसने नोटिस किया कि ये जो एस्से है ये उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। और फिर काफी सवाल जवाब के बाद बच्चों ने ये बताया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उनने ये एस्से लिखा है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी हाल में। एक ऑस्ट्रेलियन सॉन्ग राइटर है निक केव, जिनने कमेंट किया है इस चैटबॉट के बारे में। दरअसल हुआ क्या था कि एक पर्सन ने इसको ये कमांड दिया था चैट जीपीटी को कि मेरे को निक केव की तरह एक गाना लिख के दो, और जिसके बाद ये पूरा गाना यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसने लिख के दिया है ठीक वैसे स्टाइल में जैसे ये निक केव ये गाना लिखते हैं। उसके बाद ये जो सॉन्ग राइटर है इनने कहा है कि ये जो चैट जीपीटी है ये दिखाता है कि एआई जो है वो कितना ज्यादा हॉरर बन के इमर्ज कर रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा है इमर्जिंग हॉरर ऑफ एआई। आप चाहो तो मूवी लिखवा लो, गाने लिखवा लो, जैसा कि निक केव के हम लोग ने एग्जांपल में देखा, इससे शायरी लिखवा लो, कुछ भी करवा सकते हो। आप लोग को पूरे फिजिक्स पढ़ना है वो इस पे डालो, वो ये पढ़ा देगा आप लोग को। गूगल पे हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, गूगल पे अपना जो सर्च होता है वो लिखते हैं और गूगल फिर उस कीवर्ड के हिसाब से जिन जिन वेबसाइट ने उसके बारे में पब्लिश किया है उनकी लिस्ट हम लोग को दे देती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप लोग जैसे कुछ डालोगे ये जो है उसका रिजल्ट खुद से आपको बना के उसका देगा। मैं एग्जांपल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये खोल रखा है चैट जीपीटी। अगर आपको भी ये अपने लैपटॉप में खोलना है तो आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ चैट जीपीटी डालो गूगल पे, उसके बाद ओपन एआई वाली जो वेबसाइट आएगी वो खोलना है। उसके बाद आएगा नीचे ट्राई चैट जीपीटी और उस पर क्लिक कर देना है। फिर अपना जो ईमेल है और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको ये पेज पूरा खुल जाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर जो हम लोग को सर्च करना है वो लिख सकते हैं। कुछ ट्राई करते हैं हम लोग, क्या ट्राई करें, हम लोग ट्राई करते हैं यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखने को। ओके, या इसको यहाँ दे देते हैं राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय यूट्यूब वीडियो ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो आप लोग यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसने लिख के दे दिया हम लोग को। लेकिन अगर आप लोग भी यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, तो ऐसा कभी करना मत। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि मैं श्योर तो नहीं हूँ क्यों, लेकिन गूगल ने मना कर रखा है इस तरीके के एआई जनरेटेड टेक्स्ट जो है उसका इस्तेमाल करने को। तो अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी जो है वो नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी करना ऐसा रिस्की हो सकता है। कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग। लेट्स राइट अ शायरी को कमांड देते हैं हम लोग, राइट अ शायरी ऑन लव। ये देखिए आप लोग, पूरी शायरी इसने खुद से बना के लिख के दे दी हम लोग को। ऐसे ही एस्से हो गया, मूवी राइटिंग हो गई, या कुछ भी आप लोग जो चाहे लिखना वो लिख सकते हैं इसके थ्रू। ये खुद से कंटेंट बना के आप लोग को दे देगा। आपके हर सवाल का जवाब ये दे देगा, बिल्कुल जो आयरन मैन मूवी है उसमें जैसे जारविस है उसकी तरह। और एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि आज के टाइम में एआई का सबसे एडवांस क्रिएशन है ये। हालांकि अभी भी ये कहा जाता है कि एआई जो है वो अभी भी इन्फेंट स्टेज पे है। तो ये अगर इन्फेंट स्टेज है एआई का, इन्फेंट स्टेज में इस तरीके की चीजें हम लोग को मिल रही है, तो आप लोग खुद सोच के देखिए फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है एआई का। ये एआई है क्या, इसके बारे में घबराना मत आप लोग, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इसी वीडियो में। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब हम लोग शॉर्ट में देखेंगे आगे, शॉर्ट में, लेकिन पूरी तरीके से समझेंगे इस वीडियो में आगे। मैंने इसमें मूवी की स्टोरी भी लिखने की कोशिश की थी, ले शॉर्ट स्टोरी इसने दी भी थी, लेकिन बहुत हद तक मेरे को एक तरीके से वो आशिकी 2 मूवी की कॉपी लगी थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन ज्यादा हद तक सेम ही थी। तो ये सब किया जा सकता है इससे, और ये चीज इसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाती है बाकी सब ही चैटबॉट से। यहाँ इसी की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या किया जा सकता है इससे। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सप्लेन करने को इसको कह सकते हैं, वो आपको करके देगा। 10 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए क्या आइडियाज है उसके बर्थडे पे, वो सब बता देगा। आप लोग को कोडिंग सीखना हो आप लोग को वो बता देगा। कैपेबिलिटीज भी इसकी लिखी है यहाँ पर। आपके जो पुराने कंजर्वेशन है वो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है इसके पास, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि क्या आंसर देना है आपके फ्यूचर कंजर्वेशन में। आपके इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा, इसके लिए भी इसको ट्रेनिंग मिली है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि कभी कभार ये इनकरेक्ट डाटा होता है वो दे देता है, और 2021 से पहले का ही डाटा इसमें है, यानी उसके बाद की अगर कोई चीज पूछेंगे आप लोग तो ये नहीं बता पाएगा। और थोड़ा बहुत कभी कभार बाइस्ड आंसर भी ये किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में दे सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डेमोक्रेसी के खिलाफ भी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि चैट जीपीटी जो है वो हाईजैक कर लेगा डेमोक्रेसी को। पहले क्या किया जाता था कि लॉबिंग करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको हायर किया जाता था, वो डिबेट करते थे या अपना आर्टिकल या अपना ओपिनियन जो होता था वो लिखते थे न्यूज़पेपर में। अब क्या होगा कि इसके थ्रू जितना चाहे आप कंटेंट जो है वो जनरेट
कर लो आपका जो आर्गुमेंट है उसके फेवर में और उसको पब्लिश कर दो। इन इंटेलेक्चुअल्स की या इन एक्सपर्ट्स की जिनके थ्रू आर्टिकल्स लिखवाए जाते थे उनकी अब उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करके लॉबिंग करना, प्रेशर बनाना गवर्नमेंट पे उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना वो और भी ज्यादा आसान हो सकता है, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो कुछ लिमिटेशन है इसकी, लेकिन फिर भी ये कहना बिल्कुल ठीक है कि एआई का आज के टाइम में ये मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि एकमात्र सिग्नल दे सकता है कि फ्यूचर में एआई क्या क्या डिलीवर कर सकता है। एआई दरअसल कुछ भी नहीं है, होता क्या है कि हमें से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जैसे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन का जैसे बिहेवियर होता है, वैसे किसी मशीन को या किसी प्रोग्राम को बना देना जो कि ठीक वैसे ही एक्ट करे जैसे ह्यूमन एक्ट करता है, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, कपड़े की दुकान पे आप लोग जाते हो और फिर सेल पर्सन जो वहां पर है उससे आप लोग कहते हो कि मेरे को एक हैंकी दिखाना। अब उसको इससे ये पता चल गया कि आप हैंकी खरीदने में इंटरेस्टेड हो। इसके बाद आपका कोई कलर का प्रेफरेंस होगा तो आप उसको कलर बताओगे और फिर जो जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आप बताओगे, उस हिसाब से वो आपको सामान दिखाएगा। ये होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया। इसी को अगर हम लोग वर्चुअल फॉर्म में ले ले तो अगर आप लोग अमेजन पे आप लोग ने नोटिस किया होगा, कोई प्रोडक्ट खोलते हो और फिर उसको बंद कर देते हो तो उसके बाद आप जो भी वेबसाइट खोलो आप उस पे आप लोग को उसी चीज का ऐड देखने को मिल जाता है। या फिर आप लोग अमेजन नहीं भी खोलो तो भी आप लोग की जो सर्च हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से गूगल जो है वो डिसाइड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हो और उसका ऐड आप लोग को देता है किसी वेबसाइट पे आप लोग जाते हो तो गूगल एडसेंस के थ्रू। तो ये क्या है, ये चीज हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने आपकी मशीन को या फिर आपका जो प्रोग्राम है उसको ह्यूमन की तरह काम करना, ह्यूमन की तरह एक्ट करना सिखा दिया। 1956 में इस टर्म को कॉइन किया गया था जॉन मैकार्टी द्वारा। अब होता क्या है कि हमारा जो एग्जांपल था जिसमें सेल्स पर्सन ने सारी चीजों को किनारे करके हैंकी दिखाना शुरू किया उस पर्सन को जिसने हैंकी की डिमांड की थी, उसमें उस पर्सन ने इंटेलिजेंस है, जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पाई थी, वो उतने साल के एक्सपीरियंस से पाई थी। ऐसा तो है नहीं कि बचपन में भी जब वो छोटा था तब भी उसको ये टास्क दिया जाता तो वो कर लेता, नहीं, धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है उसमें ये चीजें फीड होती गई कि हैंकी का मतलब क्या होता है, कलर में डिफरेंस सीखा उसने, ये सब चीजें उसने सीखी अपने एक्सपीरियंस से। अब सवाल ये है कि मशीन को ये सब चीज हम लोग कैसे सिखाएंगे, और सिखाएंगे भी तो सिर्फ एक पर्सन या फिर दो चार पांच पर्सन कितना सिखा लेंगे। इसीलिए मशीन को भी इतना कैपेबल बनाना जरूरी है कि वो खुद से सीखते रहे। इस चीज को कहा जाता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन से या फिर बाकी तरीके से मशीन को सिखाया जाता है, फिर उन मशीन को उतना कैपेबल बना दिया जाता है कि वो खुद से लर्न कर सके, और इसको कहा जाता है मशीन लर्निंग। यानी कि मशीन खुद से लर्न कर सके उसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। ये चीज करने के बहुत से तरीके होते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको एल्गोरिदम दे दिया जाता है, उससे वो चेक करता है हमारा जो इनपुट है उसके लिए क्या आउटपुट होना चाहिए और उसके बाद वो रिजल्ट देता है। और इसी मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, यानी मशीन लर्निंग के लिए ही यूज किया जाता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आप ऐसे समझिए कि पूरी तरीके से न्यूरल नेटवर्क है, जैसा कि हम लोग के ब्रेन में होता है उस तरीके से। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि पूरी तरीके से हमारा ब्रेन जो है उसी का सिमुलेशन किया जा चुका है इस चीज में। ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल होता क्या है ना कि मशीन लर्निंग में आपने एक एल्गोरिदम दिया, उससे जो रिजल्ट है वो देगा आपका प्रोग्राम आपको, लेकिन उसमें एक कमियां है कि जब डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब वो प्रोग्राम आप लोग को उतना डिजायर्ड रिजल्ट दे नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग को उसका और एडवांस वर्जन चाहिए होता है, और यही काम करता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में किया क्या जाता है कि एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। मान लो 5 लोग का ग्रुप है जिनमें से किसी ने कभी शेर नहीं देखा हुआ है। उनको नहीं पता कि शेर जो है वो कैसा दिखता है, शेर कभी उन लोग को दिखेगा भी तो वो लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। और ये इन लोग को आप लोग को सिखाना है कि कैसे सब मिलकर आइडेंटिफाई करें शेर को। तो आप लोग करोगे क्या कि इन 5 में से हर एक को एक एक टास्क दे दोगे। जैसे आपने पहले पर्सन को सिखाया कि शेर की जो आईज है वो आइडेंटिफाई करना, आपने पूरा उसमें एल्गोरिदम डाल दिया उसको, यानी बता दिया कि शेर की जो आईज है वो इस तरीके से दिखती है और ये फीचर है उसके। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन को आपने कुछ और बॉडी पार्ट बताया, उसके बाद थर्ड पर्सन को आपने कुछ और बॉडी पार्ट के लिए ऐसे ट्रेंड किया। कहने का मतलब एक एक इंडिविजुअल को आपने केवल एक एक बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड किया। इसके बाद वो लोग गए जंगल में, उनको एक जानवर देखा। अब ये लोग सब जो है वो अपना डाटा
डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि ये जो जानवर उन लोग को दिखा है, इसकी जो आईज है वो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है शेर के आईज के साथ मैच करने में। ऐसे ही दूसरा पर्सन लिखेगा कि इसके जो लेग्स है वो कितना प्रोबेबिलिटी है कि शेर के लेग्स हो, और बाकी सभी प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो रिजल्ट है वो लिखेंगे। फिर ये डाटा ये लोग ले आएंगे आपके पास, और आप क्या करोगे, ये डाटा फिर दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को दे दोगे जो कि पूरी बॉडी के सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि फ्रंट बॉडी को किसी ने आइडेंटिफाई किया कि आईज का ये प्रोबेबिलिटी है, फेस का ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये पूरा अपर सेक्शन शेर के होने की ये प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही जो सेकंड पर्सन होगा वो मिडिल बॉडी का करेगा, थर्ड पर्सन जो होगा वो एंड बॉडी का करेगा, और ये पूरा जो फिर डाटा होगा ये आपको दे देंगे। आप इसके बेसिस पे इनके प्रोबेबिलिटी को देखते हुए फिर आप रिजल्ट निकालोगे कि ये कितने परसेंट जो जानवर इन लोग ने देखा था वो शेर है। तो इस तरीके से आपने हर इंडिविजुअल को छोटा छोटा काम करने के लिए ट्रेन किया, और इसके बाद फिर उनका रिजल्ट दिया एक दूसरे प्रोग्राम में जिसने पूरा क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया, और फिर इनका रिजल्ट गया दूसरे प्रोग्राम में जिसने इन सब का रिजल्ट का मिला के और भी ज्यादा क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया, जिसके बाद फाइनली आउटपुट दिया गया। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि एक नेटवर्क टाइप का बन गया। इसी तरीके से काम किया जाता है डीप लर्निंग में। छोटे छोटे नोड को कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद वो कॉम्युलेटिवली डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद और आगे डिसीजन बढ़ता है, ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हुए फाइनल आउटपुट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है और फिर फाइनल आउटपुट आपको देता है। और ये जिस तरीके से आप लोग ने इनको सिखाया ये काम करना, मशीन लर्निंग डेवलप की, इसको कहा जाता है लैंग्वेज मॉडल, जो कि पूरा प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। दो तरीके के यहाँ प्रोबेबिलिटी जो होती है उनका यूज होता है, एक होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप लोग गूगल असिस्टेंट होता है या फिर वो क्या था श्री आई थिंक, उसमें अगर आप लोग कुछ बोलते हो तो वर्ड बाय वर्ड आता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप लोग ने यही जो एग्जाम्पल था चैट जीपीटी का, इसमें देखा होगा जब हम लोग ने कमांड दिया था तो एक एक वर्ड करके आ रहा था। इसका क्या कारण है? दरअसल होता क्या है ना, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हाउ टू मेक अ केक, मुझे ये सर्च करना है गूगल असिस्टेंट पे, तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा हाउ टू मेक अ केक, पहले तो वो पहला वर्ड आइडेंटिफाई करेगा हाउ, ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि पहला वर्ड हाउ है, तो इसके बाद ज्यादातर प्रोबेबिलिटी किस वर्ड की है आने की, जितने भी उस पे पुराने सर्च हुए होंगे उनके हिसाब से। तो ज्यादातर हाउ के बाद लोग टू ही लिखते हैं, तो इसलिए हाउ के बाद वो टू दे देगा। फिर मेक मैं बोलूंगा तो मेक की जगह वो केक भी दे सकता है, बेक भी दे सकता है, स्नेक भी दे सकता है, रैक भी दे सकता है, लेकिन वो मेक ही देगा। क्यों? क्योंकि हाउ टू मेक, हाउ टू स्नेक कुछ बनता है नहीं है सेंटेंस, इसलिए हाउ टू मेक से ही कोई सेंटेंस शुरू होगा। सबसे पहले तो वो देखेगा कि एक वर्ड के बाद जो पहला वर्ड है उसके बाद कौन सा वर्ड आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद वो देखेगा कि कौन सा वर्ड आने के बाद कौन सा वर्ड आने से सेंस बनता है, यानी कि पहला वर्ड दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड क्या आएगा जिससे सेंस बनेगा, इसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है एआई का मशीन लर्निंग का। और जितना ज्यादा हम लोग सर्च करते जाते हैं उतना ज्यादा ये जो सिस्टम है वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है, अपनी गलतियों से सीखता जाता है, जो कि मशीन लर्निंग का मेन पर्पस है। तो इसके जो प्रोस थे वो तो सब हम लोग ने देख ही लिया कि क्या क्या थे। टाइम बचाएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा कोई चीज सर्च करना, बहुत सी चीजों में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके जो कॉन्स है वो भी जानना जरूरी है। इससे ये कहा जा रहा है सबसे पहले तो कि बहुत से लोग अपनी जो जॉब है वो खो देंगे, जैसे कि कंटेंट राइटर और बहुत से ऐसी जॉब है जिनका मेन पर्पस यही होता है। तो अब गूगल में ही जो इतना सर्च इंजन है एडवांस हो जाने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि लोग जो है वो सर्च करते, उनको कोई बीमारी होती है तो वो सिंपली सर्च करते हैं और जाके सीधे अपनी दवाई ले लेते हैं। अब उसके भी एडवांस जब इस तरीके का सर्च करना इतना आसान हो जाएगा तो इससे क्या होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी होमवर्क का, जैसे कि हम लोग ने देखा एग्जाम्पल की बच्चे जो है वो होमवर्क ही पूरा इससे कर ले रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि यूएसए में जो प्रोफेसर है उन्हें खुद भी अपना एक नया एआई टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एस्से या फिर कौन सा होमवर्क जो है वो एआई के थ्रू बच्चे करके लाएं। तो एक तरीके से एआई वर्सेस एआई हो रहा है, या फिर यूं कह लीजिए मशीन वर्सेस मशीन हो रहा है, प्रोग्राम वर्सेस प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की तरह। ओके, तो ये सब इशू थे इससे रिलेटेड। बाकी और भी इसके जो कंपनी के बारे में डिटेल या फिर चैटबॉट के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसमें इन्वेस्टर है। GPT-3 का फुल फॉर्म है जनरेटर प्री ट्रेनर ट्रांसफॉर्मर 3। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।